हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, साਰਿਆਂ सत श्री अकाल जी। आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे हिंदी भाषा के उत्पत्ति और विकास की बात कर रहे थे। इस बार भी हमने हिंदी भाषा के थोड़े से इतिहास को देखना है, उत्पत्ति और विकास को देखना है और इस बार आपको थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आइए आरंभ करते हैं और आरंभ किया जाएगा वैदिक संस्कृति से। अभी अभी आपने जो सीक्वेंस देखा था कि पहले प्राचीन आर्य भाषा काल, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा काल, इस तरह से आपने एक सीक्वेंस देखा था। अगर इस सीक्वेंस को हम एक सारणी बनाना चाहें तो इस प्रकार रख सकते हैं। देखो कैसे, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? तो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद क्या बन गया जी? खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली से फिर आगे क्या बना जी? हिंदी भाषा बनी। तो इस तरह से ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। देखो बात अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पाली भाषा, प्राकृत भाषा, है ना। आओ देखते हैं। पाली भाषा में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में लिखे गए। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है, क्या नाम है? त्रिपिटक। अभिधम्ब पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, इस तरह के नाम हैं। 3 पिटक हैं, नाम है। ये जीके का क्वेश्चन आता है इसमें। तो त्रिपिटक जो लिखे गए ये बौद्ध ग्रंथ हैं, ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। और देखो अगर प्राकृत भाषा की बात करें तो महावीर जैन जी ने, यानी कि जैन धर्म के जो बहुत माने हुए संत हैं महावीर जैन जी, इन्होंने जो अपने भाषण दिए, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए, वो उपदेश किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ठीक है जी। और अब देखो खड़ी बोली अब देखो खड़ी बोली से हमने हिंदी भाषा बना तो ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खड़ी बोली बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आज भी खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के एरिया में बोली जाती है। ठीक है जी। देखो असल में बात ये है कि कोई भी भाषा तभी विकास करती है, किसी भी भाषा का विकास तभी होता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो और उसके ऊपर साहित्य लिखे जाए। अगर सिर्फ कन्वर्सेशन हो रहा है और साहित्य नहीं लिखे जा रहे हैं तो वो भाषा सिर्फ उस एक एरिया तक सिमट के रह जाएगी। अगर उस भाषा में साहित्य लिखा जाए तो साहित्य तो दूर जगहों पर भी जा सकता है। अब मान लो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और रामायण को अब जब उन्होंने लिख दिया तो भारत के कोने कोने में, इवन कि दुनिया के कोने कोने में, अब तो ईरान में भी रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, ईरान देश में भी ना रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में शायद पिछले साल में सऊदी अरब में भी रामायण को ऐड करने की बात चल रही थी कि एजुकेशन में, सऊदी अरब के एजुकेशन में, वहाँ के स्कूलों में रामायण का पाठ करवाया जाएगा। चलो शायद ऐसी कोई बात थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये जब लिखा जाता है ना कोई साहित्य, तब उस भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि तब उसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और जिस भाषा को समझने का प्रयास करेंगे जाहिर सी बात है वो बहुत विकास करेगी। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि खड़ी बोली आ गई। मध्यकालीन भारत तक, जब तक मध्यकालीन भारत रहा, यानी कि मुगलों का शासन जब तक रहा, तब तक हिंदी भाषा में कोई बहुत ही ज़्यादा साहित्यों का प्रचार प्रसार नहीं था। आप मुगलों के समय में एक नाम सुनते हो, हम लोग सुनते हैं तुलसीदास जी का नाम सुनते हैं। तो तुलसीदास जी ने अवध की भाषा यानी कि अवधी भाषा को बढ़ाने का काम किया। और फिर सूरदास जी थे जिन्होंने ब्रज भाषा को, सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त माने जाते हैं, तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा को आगे बढ़ाने का, क्योंकि सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं और तुलसीदास जी की रचनाएं अवधी भाषा में हैं। अब रचना इन्होंने कर दी, कोई ग्रंथ लिख दिया, कोई किताब लिख दी। अब वो किताब जितने लोग पढ़ेंगे इस भाषा का विकास होगा। लेकिन हिंदी के लिए कभी नहीं लिखा गया था। मध्यकालीन भारत तक हिंदी के लिए कोई ऐसा साहित्य जल्दी अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम अवेलेबल होगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब अंग्रेजों का साम्राज्य आया तो हमारे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सब लोग एक सुर में, एक आवाज में, एक भाषा के साथ पूरे दिल के भाव से मिलकर अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालें। स्वाधीनता हमें चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए,
हमें स्वतंत्रता चाहिए, उस स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई करनी थी, जो युद्ध करना था, उसके लिए एकता चाहिए और वो एकता आती है हिंदी से। तो एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो सभी लोगों की भावनाओं को समझ सके, जिसमें सभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, और वो भाषा बनी हिंदी। और जाहिर सी बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस आया अंग्रेजों के ज़माने में, जब समाचार पत्र छपने लगे, किताबें छपने लगीं, तो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी हिंदी भाषा का प्रयोग मैक्सिमम करके हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि अंग्रेजों के समय में भी उत्तरी भारत में उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन फिर भी हिंदी को बढ़ावा मिला और हिंदी के जो समाचार पत्र हैं वो उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने हिंदी में छपाई शुरू की। तो देखो, हिंदी की बात जब हम लोग करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा नाम आता है महर्षि दयानंद जी का। पूरा नाम इनका महर्षि दयानंद सरस्वती जी, और इनके तो देखो नाम में ही सरस्वती लगा हुआ है, और ज्ञान की ये प्रतिमूर्ति थे। मतलब चारों वेद जिनको स्मरण हों, चारों वेद जिनको पता हो, चारों वेदों के मंत्रों का अर्थ जिन्होंने समझा हो और लोगों को समझाया हो, तो चारों वेदों के ज्ञाता और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। संस्कृत की मैं बात कर रहा था, तो देखो एक वैदिक संस्कृति होती है, एक लौकिक संस्कृति होती है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दोनों भी तो भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा के लिए जो व्याकरण पढ़ी जाती है, उस व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, और आपको पता ही है हर भाषा की एक लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी कही जाती है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, यानी कि देवनागरी में आप हिंदी लिख सकते हो, देवनागरी में ही आप संस्कृत भी लिख सकते हो, और देवनागरी भाषा में ही आप मराठी और नेपाली भाषा भी लिख सकते हो। यानी कि देवनागरी भाषा में आप मराठी, नेपाली, संस्कृत और हिंदी चारों भाषाएं लिख सकते हो। समझ गए मेरी बात? अब देखो, देवनागरी लिपि है और इसकी व्याकरण कौन सी है? अष्टाध्यायी। संस्कृत की ये जो अष्टाध्यायी है, ये किसने लिखी थी? ऋषि पाणिनि जी ने लिखी थी, ऋषि पाणिनि जी ने लिखी थी। और देखो, हिंदी को आगे बढ़ाने में महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि दयानंद जी ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 14 चैप्टर हैं इसमें, इस किताब में 14 चैप्टर हैं, और हिंदी साहित्य की ऐसी किताब जिसका बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ हो, बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशन हुआ हो, वो नंबर 1 किताब थी सत्यार्थ प्रकाश। मतलब आप सोच सकते हो, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा होगा, उस समय हिंदी की ऐसी किताब, जिस हिंदी भाषा को जल्दी कोई जानने और समझने वाला, मतलब उसके बारे में जो ज़्यादा कोई किताब नहीं मिलती हो, ऐसे में सबसे पहली किताब जिसका सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ, बहुत ज़्यादा एडिशन बने, उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और मैं पर्सनली मतलब मैं मानता हूँ कि जीवन में एक बार व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देख लेना चाहिए, मन खुश हो जाएगा। और धर्म और अधर्म को लेकर अगर कोई मतभेद है ना, तो उस मतभेद को हटाने में सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही हेल्पफुल होती है किताब, और ये किताब सभी के लिए हेल्पफुल है। चलो, महर्षि दयानंद जी के बाद लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, हमारे नेताजी लिखा मैंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने भी हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया। फिर महात्मा गांधी जी हैं। मतलब ये जितने भी हमारे उस समय के जो लेखक हुए, जो कवि हुए, जो क्रांतिकारी हुए, स्पेशली जो क्रांतिकारी हुए, उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने का, अपने देश को आज़ाद करवाने का प्रयास किया। मतलब जन जन तक जो खबरें पहुंचानी थी, जो समाचार पहुंचाना था, वो हिंदी भाषा के माध्यम से इनके द्वारा पहुंचाया जाता था। तो इतने सारे लोगों ने जब हिंदी भाषा को सपोर्ट करना शुरू किया, किताबें लिखनी, अखबार छापनी शुरू की। और मैं आपको बताऊं, स्वामी श्रद्धानंद जी जो महर्षि दयानंद जी के शिष्य थे, महर्षि दयानंद जी के शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी, ये वकील थे उस जमाने में, और ये अपना प्रिंटिंग प्रेस मतलब अखबार निकाला करते थे। ये पहले अखबार उर्दू भाषा में निकालते थे, लेकिन जन जन की भाषा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा हिंदी थी, तो इन्होंने हिंदी में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना शुरू किया। और हिंदी में जब प्रकाशित करना शुरू किया तो इनको लगातार लॉस होता रहा, लगातार लॉस, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ी जाने वाली भाषा थी उर्दू। और आज भी आप देखते होंगे कि जो 50, 60, 70 साल की उम्र के जो लोग हैं, आज भी हमारे देश के जो पूर्वज हैं, आपके जो पढ़ रहे हैं, आपके जो दादी परदादी या दादा दादी होंगे, कभी उनसे पूछना, उनके समय में उर्दू बहुत चला करती थी। बिहार है, पटना है, यूपी है, इन इलाकों में उर्दू का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अपने पंजाब में भी बहुत ज़्यादा उर्दू का प्रचलन था।
तो ऐसे समय में हिंदी भाषा के समाचार पत्र को जल्दी कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन इन्होंने रिस्क लेकर लगातार लॉस झेलकर भी इस काम को किया। ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से, ऐसे ऐसे देशभक्तों की वजह से हमारा देश ये आज़ाद हुआ है। तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस देश को आज़ाद करवाने की। हमें वैल्यू करनी चाहिए इस आज़ादी की। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। इन सभी महापुरुषों ने हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, और इसी कारण जब हिंदी को इतना बड़ा योगदान मिला तो हमारा देश आज़ाद हुआ। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा ने, ध्यान देना इस बात को, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को 1949 को, कब, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ, संघ यानी कि यूनियन, संघ का मतलब यहाँ क्या है, यूनियन, संघ का मतलब फेडरल भी होता है और एक कन्फेडरल भी कह दिया जाता है। तो फेडरल या कन्फेडरल नहीं बल्कि यूनियन। तो संघ यानी कि यूनियन की राजभाषा, राजभाषा यानी कि कानून की भाषा, मतलब सरकारी कामकाज की कोई भी भाषा होगी ना, सरकारी कामकाज करने के लिए भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, यानी कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही हम आज हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का जो ये इतिहास है, इस इतिहास को इसी संक्षेप में यहाँ पर समाप्ति की ओर ले चलेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और इसमें से अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। 97 80 90 42 16 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर है, और इस चैनल के माध्यम से आप इन सारी बातों को समझ रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।